नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में और मैं हूं नीरज, आपका दोस्त। और आज हम बातचीत कराएंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही शानदार, अनुभवी और फॉरवर्ड लुकिंग फंड मैनेजर से। उनका नाम है पंकज टिब्रेवाल और वो कोटक एएमसी के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर हैं। और आज हम जिस फंड पे बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये एक मिड कैप फंड है। तो मिड कैप मैंने क्यों चुना और पंकज जी से मुझे क्यों बात करनी है? मुझे इसलिए बात करनी है क्योंकि जब मार्केट में बहुत उथल पुथल हो, जब सब लोग उससे दूरी बनाने लगें, तो सही समय होता है कि आप अच्छे फंड के ज़रिए जुड़ जाएं और बेहतर रिटर्न भविष्य के कमाएं। तो जैसा कि मेरा वायदा है कि जिस भी फंड में आप जाना चाहते हैं या जाएं, उसके फंड मैनेजर को समझना, उनसे बातचीत करना, उनकी थिंकिंग प्रोसेस को गेज करना ज़रूरी है और यही इस शो का प्रॉमिस भी है। तो पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ के फ़ायदेमंद फंड्स में। और हम लोग फंड पे तो बात डेफिनेटली करेंगे, शो ही उसके लिए है। लेकिन थोड़ा सा हम दुनिया में जिस समय भूचाल मचा हुआ है उसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो चल रहा है इस वक्त अमेरिका में ख़ास तौर पे, अब तो यूरोप भी उसमें शामिल हो गया है। तो ये तूफ़ान जो शुरू हुआ है सिलिकॉन वैली के ज़रिए और अब क्रेडिट स्विस तक, ये मान लिया जाए कि अब शांत हो जाएगा? नमस्कार नीरज जी। अगर आप हमारी कमेंट्री को लास्ट काफी महीनों से वॉच कर रहे हैं तो हम थोड़े कॉशियस थे और हमारा स्टांस यही था कि जब ब्याज दर 0 से 5% की तरफ एक साल में बढ़ता है तो ये बहुत स्वाभाविक है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा। बिकॉज बॉन्ड की वैल्यू इन्वर्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब यील्ड बढ़ता है तो उसकी वैल्यू नीचे आती है और कहीं ना कहीं ये लॉसेस बैंकों के बैलेंस शीट में बैठे थे। और क्लियरली हमने देखा कि ओवरनाइट किस तरह यूएस की बैंक और अब यूरोप के बैंकों पर बात चल रही है। तो ये एक सरप्राइज के तौर पर नहीं आया और ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन में बिल्ट इन था और वही हमारे कॉशियस व्यू पर था। सेकंड, अगर हम घरेलू मार्केट में भी देखें तो कंजम्पशन पर कहीं ना कहीं प्रेशर दिख रहा है हमें लास्ट 4-5 महीने से और ये प्रेशर अभी तक हटा नहीं है। और तीसरी तिमाही के जब नतीजे आए तो हमने देखा कि NSE 500 कंपनियों को अगर हम टोटल में लेते हैं तो उसमें से BFSI जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल 81 कंपनी है उन्होंने तो बेहतरीन प्रदर्शन किया, करीबन 50% की अर्निंग ग्रोथ थी। लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां करीबन 420 कंपनियां, उनमें हमने नेगेटिव 11 से 12% अर्निंग डिग्रोथ देखा और हेडलाइन बेसिस पर 6-7% की अर्निंग ग्रोथ थी। तो क्लियरली जो नॉन BFSI सेगमेंट है वहां हमें प्रेशर दिख रहा था और इसी कारण हमारा व्यू कॉशियस था। लेकिन आने वाले नेक्स्ट 6-8 महीने में हमें लगता है कि ये जो उथल पथल है या ये जो सुनामी आई है पूरे ग्लोबल मार्केट में, इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। नीरज जी, ये ना भूले कि 18 महीने ऑलरेडी गुजर गए हैं जब मार्केट में जीरो रिटर्न है। ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर 2021 में हमने मार्केट में पीक बनाया था। आज हम मार्च 2023 में हैं और मार्केट में वर्चुअली जीरो रिटर्न है। रिटेल में फटीग दिख रहा है। FI निवेशक लास्ट ईयर भी सेलर थे, इस साल के स्टार्टिंग में भी से सेलर है। तो कहीं ना कहीं फ्लोज भी हम नहीं देख पाए हैं और मेरा ये मानना है कि नेक्स्ट 2 तिमाही में जितनी भी नेगेटिव न्यूज है, चाहे वो अर्निंग्स में हो, ग्लोबल में हो या एल नीनो का जो अनसर्टेनिटी है, वो सब प्राइस हो जाएगा और नेक्स्ट 2 से 3 तिमाही के अंदर आपको इस मौके को यूज करना चाहिए डिप्लॉयमेंट के तौर पर और हमें लगता है 2024-25 में इसकी बेनिफिट हमें मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सीडेंट्स होंगे या नॉइज होंगे वो ऑब्वियसली ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़े एक कंटेंजेंट के लिए। तो ये फेड पर भी प्रेशर डालेगा और फेड कहीं ना कहीं अपने जो ब्याज दर के पेस को, हमारा ये अनुमान है कि कम करेगा या मे बी एक बार पॉज करके अनसर्टेनिटी को एक बार देखेगा। तो नेक्स्ट 3-6 महीना यस वॉलेटिलिटी रहेगी, बट इस वॉलेटिलिटी को अपना फ्रेंड बनाइए, इसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिएगा और नेक्स्ट 3-6 महीने डिप्लॉयमेंट के तौर पर आप इसको यूज करिए। हाँ, मतलब फेड को या मार्केट में किसी एक को तो ये समझना पड़ेगा। और जिस तरह की सिचुएशन बनी है ना कि अब देखिए, एक हफ्ते के अंदर ही फेड फंड का जो 5.4% का अनुमान था वो घट के अब 4.8 के आसपास आ गया है। फेड को भी समझ में आ रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाए तो फिर सिस्टमिक कोलैप्स हो जाएगा।
एक चिंता मेरी और दूर करिए। जैसे अब नया ट्रेंड देख रहे हैं, नया ट्रेंड क्या मतलब है, घबराहट में लोग कर रहे हैं कि एक दिन में जेपी मॉर्गन में $20 बिलियन की डिपॉजिट आ गई है। अब वो छोटे वाले बैंकों से लोग डर डर के बड़े वाले बैंकों में ले जा रहे हैं, इधर उधर रिशफलिंग हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एसेट लाइबिलिटी के को एक डिसबैलेंस कर रहा है। ये बड़े बैंकों के लिए बड़ी चिंता हो जाएगी कि इतना डिपॉजिट आ गया तो मैं करूँ क्या, फिर उसी बॉन्ड में लगाना है क्या। तो ये जो लाइबिलिटी और एसेट का मैनेजमेंट है, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा भी। देखिए, हो सकता है, लेकिन हर एक क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी उभर के आती है। हमने प्रीवियस क्राइसिस में भी देखा कि जो स्ट्रॉन्गर बैंक्स है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, एंड क्लियरली कंसोलिडेशन इस क्षेत्र में दिख रहा है 2008 से लीमन क्राइसिस के बाद, कि जो बड़े और स्ट्रॉन्गर बैंक्स है वो और स्ट्रॉन्गर बन गए। और इस क्राइसिस के बाद भी हमें ये लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज बैंक्स हैं ग्लोबली और इंडिया में भी, आप देखेंगे वो और स्ट्रॉन्ग हो गए। हमने इंडिया में भी 3-4 साल पहले देखा, जब बैंकिंग में एक बहुत उछल पतल आई थी, मिड टियर बैंक्स में काफी प्रेशर आया था, तो वहां से डिपॉजिट मूव होके सारे बड़े बैंकों में गया था और उनकी मार्केट शेयर एक्चुअली बढ़ी थी। सो ये कुछ सरप्राइज नहीं है, बट ये आगे के पैसे को किस तरह डिप्लॉय करेंगे वो देखने वाली बात है। बट ये कंसोलिडेशन सामने प्ले आउट कर रहा है और हमें लगता है कि नेक्स्ट आने वाले साल 2 साल में यूएस में भी जो मार्केट शेयर है वो बड़े बैंकों की तरफ शिफ्ट होगा। बिल्कुल सही। और अच्छी बात हमको ये लगती है कि भारतीय बैंकों की जो ओवरऑल बैलेंस शीट है, टोटलिटी में अगर सारे बैंकों को देखें, जो मैंने लास्ट वीक ही पूरी अध्ययन किया, तो उसमें मैंने पाया कि इनका बहुत मजबूत बैलेंस शीट है। इनका जो ग्रॉस एनपीए है वो 4% से नीचे है टोटलिटी में। क्रेडिट ग्रोथ 15-20% एवरेज आप निकालिए, तो ये भारत में कम से कम कोई असर नहीं, बहुत अच्छी स्थिति यहाँ बनी, उसका फ़ायदा हमको उठाना चाहिए। पंकज जी, ऐसे में लोग कहते हैं कि जब मार्केट में सब लोग डरे हुए हो, ख़राब हो, कमज़ोर हो, तो पैसे लगाने चाहिए। फिर उसमें एक और लोग कहते हैं कि बड़े वाले स्टॉक में लगाइए या छोटे में लगाइए। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, मिड कैप अगर आपने अच्छा पकड़ लिया तो पैसा सबसे ज़्यादा उसमें बनता है। बड़े वाले तो एक सर्टेन 15-20-10-12% की CAGR में चलते हैं, लेकिन मिड कैप में अगर आप अच्छे स्टॉक चुन लें तो बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। तो हमने कहा इसके लिए फिर एक बास्केट बननी चाहिए, और वो बास्केट को म्यूचुअल फंड कहते हैं, जिसको पंकज जी जैसे लोग मैनेज करते हैं। तो पंकज जी, ये जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, मिड कैप फंड खास तौर पे, मुझे इसके बारे में बताइए कि जो हमारे नए दर्शक देख रहे हैं जो इसमें एंटर करना चाहते हैं, क्या खूबियां हैं इसकी। नीरज जी, अगर देखें तो ये फंड जो भी मिड कैप ओरिएंटेड कंपनियां होती हैं, जो सेबी ने अब डिफाइन कर दी है, 101 नंबर मार्केट कैप से लेके 250 नंबर मार्केट कैप की जो कंपनियां हैं उसे मिड कैप कहा जाता है। तो मिनिमम 65% पोर्टफोलियो का उन कंपनियों में रहेगा जो उस मार्केट कैप रेंज में है, और बाकी 35% आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप या कैश या मिड कैप के कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहा है काफी सालों से कि हम उन कंपनियों पर बेट करें जो अपने क्षेत्र के लीडर्स हैं, और इसमें 2-3 चीज हम देखते हैं। पहला, हमारा ये मानना है कि इंडिया में जो कंपनियां छोटी सी बड़ी बनती हैं उनमें प्रमोटर और मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहता है। और अगर अच्छी और मीडियोकर कंपनी को भी हम देखें और अच्छी प्रमोटर रहे तो वो सोना बन जाता है, और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी लेकिन प्रमोटर खराब है तो वो कचरे के भाव पर फाइनली बिकती है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये प्रयास रहता है कि मैनेजमेंट पर कॉल ले, और इंडिया में हमने देखा है लॉन्गर टर्म में कि मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा अपना दुश्मन होता है। मतलब सबसे बड़ा रिस्क अगर स्टॉक में देखें तो वो मैनेजमेंट होता है। तो ये एक बड़ा असेसमेंट रहता है, और हम उस कोशिश करते हैं कि उन मैनेजमेंट्स पर फोकस करें जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, जो माइनॉरिटी के लिए सोचते हैं और कंपनी को बड़ा स्केल करने की सोच के आगे बढ़ते हैं। सेकंड, हम देखते हैं कि भाई हम P&L तो देखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम प्रेफरेंस बैलेंस शीट और कैश फ्लो को देते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है टॉप लाइन इज वैनिटी, बॉटम लाइन इज सैनिटी, बट कैश इन बैंक इज रियलिटी। तो उन कंपनियों के पीछे ना भागे जो खाली अपने टॉप लाइन और प्रॉफिट को ग्रो कर रही है लेकिन कैश फ्लो में नहीं आ रही। और फाइनली छोटी वाली बड़ी कंपनी तभी बनती है जब वो कैश फ्लो को देख के ग्रोथ करे। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड, हम देखते हैं कि वो छोटी मछली बड़े तालाब में है कि बड़ी मछली छोटे तालाब में है। इसकी मतलब कि अगर वो छोटी मछली है बड़े तालाब में तो अपॉर्चुनिटी ग्रोथ करने के लिए सेक्टर में बहुत ज्यादा है,
और आज उसका मार्केट शेयर कम है, तो वो बड़ी लंबे समय तक ग्रोथ कर सकते हैं। तो ये थर्ड देखते हैं। फोर्थ हम देखते हैं कि भाई उसकी जो, अगर वो 100 रुपए धंधे में लगाता है, बिजनेस में लगाता है, तो उसमें 15 या 20 रुपया उसके ऊपर रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट कर सकता है क्या। और आज के हमारा मानना है कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस 11-12% के नीचे नहीं है। तो अगर उससे वो नीचे कमा रहा है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए सही काम नहीं कर रहा है। अगर वो 15-20% सालाना कमाते जा रहा है और अपने पैसे को डिप्लॉय किए जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट करेगा। तो ये 5-6 जो फिल्टर्स इंपॉर्टेंट है उससे सिलेक्ट करते हैं। और कई कंपनी में हमने देखा है कि वो छोटे से स्टार्ट हुई, आज वो मेगा कैप्स है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है और आने वाले नेक्स्ट डेकेड में जब हम 3 ट्रिलियन से 5 और 7 की तरफ बढ़ेंगे, तो कई सारे सेक्टर्स जो मिड एंड स्मॉल कैप में रिप्रेजेंटेड हैं वो बहुत बड़े बनेंगे। तो इस कैटेगरी को आप इग्नोर नहीं कर सकते लॉन्गर टर्म बेसिस पर, मीडियम टर्म बेसिस पर। इसमें बीच बीच में वॉलेटिलिटी, करेक्शन शार्प आते हैं, तो उसे आपको झेलने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्गर अवधि तक रखेंगे तो ये कैटेगरी ऐसी है कि आपको रिवॉर्ड करेगी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कैटेगरी ने दिखाया है पास्ट में भी कि अगर पेशेंट इन्वेस्टर रहता है तो ये कैटेगरी काफी रिवॉर्डिंग रहती है। और हमारा यही प्रयास रहता है इस फंड में कि हम अच्छी कंपनियों को ढूंढे, गलतियां कम करें। क्योंकि अगर आप मोर्टेलिटी रेट देखें तो इस कैटेगरी में काफी बड़ा है। खाली 9% मिड कैप कंपनियां लार्ज कैप बनती हैं लास्ट 20 साल में इंडिया में। तो इसमें खाली मल्टी बैगर ना ढूंढने जाए, पिच पर आपको लंबे अवधि तक रहना है, टिके रहना और गलतियां कम करनी है। पंकज जी, आपने एक गोल्डन स्टेटमेंट दिया है जो मैं ट्वीट करूंगा आपके नाम से। आपने कहा कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क उसका मैनेजमेंट है। ये बहुत गहरी बात आपने कही है और ये मैं आपके नाम से ट्वीट करूंगा कि पंकज जी का ये बिलीफ, और ये बिल्कुल सही बात है। इसके नीचे मैं एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ दूंगा कि अगर आप केवल सर्वाइव कर जाएं तो आप बहुत पैसे वैसे ही कमा लेंगे। तो बहुत ही शानदार बातचीत। अब मुझे ये बताइए कि आपके फंड में सर कैपिटल गुड्स में आपने बहुत वेटेज दे रखा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे फिनेंशियल्स है। फिनेंशियल्स में फिर भी आप सेकंड नंबर पे हैं, 11-12% का आपका वेटेज है उसमें सेक्टोरल। मेरा सवाल ये हमेशा रहता है कि अब जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो बढ़िया गोल्डन टाइम था ना, वो पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल वाला, वो बीत रहा है और अब थोड़ा मुश्किल के वक्त आएगा जब ब्याज दरें इस लेवल पे हैं, क्रेडिट ग्रोथ पता नहीं सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी। क्या अब भी इस पे बुलिश रहना चाहिए? और उसी से जुड़ा कैपिटल गुड्स वाला है कि जहाँ पे आप कैपेक्स की थीम शायद प्ले कर रहे होंगे, ये थोड़ा समझाइए हमें। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा नीरज जी आपने। तो पहले कैपिटल गुड्स को लेते हैं। अगर ये सेक्टर को आप देखें तो हमें लगता है कि लास्ट 2 साल से हम इस सेक्टर पर बुलिश हैं और हमें लगता है कि आने वाले 3-4 साल में देश में एक बड़ा चेंज हो रहा है। अगर आप देखें लास्ट 10 साल से हमारे देश को क्या ड्राइव कर रही थी, वो थी कंजम्पशन। लेकिन लास्ट 3-4 साल में जो पॉलिसी चेंजेस हुई हैं और जियोपॉलिटिकल चेंजेस जो ग्लोबली हुए हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं सप्लाई चेन्स और मैन्युफैक्चरिंग रीअलाइनमेंट हो रहा है पूरे विश्व में। आपने देखा रूस यूक्रेन के वॉर, चाइना यूएस के टेंशन और कोविड के बाद हर बड़ी कंपनियां ये सोच रही है कि हम अपने आप को चाइना और बाकी जगह से डीरिस्क कैसे करें। और उसमें इंडिया एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर निकल के आता है, बिकॉज जो लेबर फोर्स है और जो एडुकेटेड लेबर फोर्स है वो इतने तादाद में चाइना को छोड़ के विश्व में और कहीं नहीं मिल सकता। और साथ में गवर्नमेंट का जो पुश है, आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बहुत सॉलिड पुश दिया। इस साल भी 10 लाख करोड़ की बजट की है। और जस्ट इस आंकड़े को मैं एक रिलेटिव बेसिस पर डाल दूं कि 1971 से 2005 तक पूरे 34 वर्षों में गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया था। अब हमारा बजट 10 लाख करोड़ एक साल में है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तो प्लस अगर हम इंडस्ट्रीज डोमेस्टिक के देखें तो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी 75% क्रॉस कर गई है। और कहीं ना कहीं 75-80% के बाद आपको नई कैपेसिटीज लगानी पड़ती है। प्लस बैलेंस शीट अगर कॉर्पोरेट इंडिया के आज शेप में है, लास्ट 4 साल से सब अपने कर्जे को कम कर रहे थे। तो ये चारों पांचों चीज को मैं जब कंबाइन करता हूँ और गवर्नमेंट की इंटेंशन और पुश को देखता हूँ और ग्लोबली जो चेंजेस हो रहे हैं उसे देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 3-4-5 साल मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देश में काफी स्ट्रांग रहने वाला है। और इसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट बाद में कंजम्पशन पर आएगा वो काफी स्टेबल और अच्छा रहने वाला है।
तो इसलिए हमारे रुझाव कैपिटल गुड्स की तरफ है और ये काफी बड़ा ओवरवेट सेक्टर है हमारे पोर्टफोलियो में। ओके। सेकंड, आपने बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की बात की, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मतलब इंडियन बैंक्स एक बहुत अच्छे शेप में है, चाहे उनकी बैलेंस शीट्स देख लें, एनपीए लेवल आपने जिस तरह बात किया, बट कहीं मैं आपके साथ सहमत हूं कि जो बेस्ट ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ हमने लास्ट ईयर देखा था, करीबन 50, 60, 70% कई सारे बैंकों ने दिया, वो ऑब्वियसली आने वाले 2024 में नॉर्मलाइज होगा, बिकॉज जो एनआईएम्स हैं उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर आएगा और एसेट क्वालिटी जो है वो आज के दिन बेस्ट शेप में है, एनपीए लेवल्स बेस्ट शेप में है, तो यहाँ से थोड़ा इससे बेटर होने की गुंजाइश कम है। तो नॉर्मलाइज प्रॉफिट अर्निंग्स ग्रोथ आना चाहिए 15-20% का, जो हमारे हिसाब से खराब नहीं है आज के माहौल को देखते हुए। तो हमें लगता है कि सिलेक्टिवली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ हमारा रुझाव ज्यादा है, लेकिन इस फंड में अगर हम देखें तो ज्यादा हमारा एक्सप्रेशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में लार्ज कैप बैंक्स के थ्रू है, क्योंकि फाइनली अगर आप देखें तो ये एक लेवरेज बिजनेस है। नेटवर्थ के 100 रुपए पर आप 20 गुना लेवरेज करते हो, तो छोटे बैंकों में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है और हमारा फोकस रहता है कि हम बड़े बैंकों में अपना एक्सप्रेस करें व्यू। और आपने यूएस में भी देखा किस तरह रीजनल बैंक्स में अभी प्रेशर आया, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बड़े बैंक्स की तरफ हमारा रुझाव इस पोर्टफोलियो में ज्यादा है, और ये रीजन है कि हम बैंकिंग पर भी पॉजिटिव है और कैपिटल गुड्स पर भी पॉजिटिव। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक से लौट के आएंगे तो पंकज जी से ये पूछेंगे कि आईटी सेक्टर पे उनका नजरिया क्या है, जब सब लोग उससे थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं, तो इस फंड की क्या राय है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर M&M के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वो जेसी, केसी और गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से शुरुआत की गई थी। तो इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। शुरुआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टीशन हुआ तो गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री के तौर पर शुमार हुए और फिर जेसी केसी की तरफ से इस कंपनी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया और इसका नाम भी बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। बहुत गौरतलब बात यह भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली एसयूवी मिली थी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ही आई थी, स्कॉर्पियो उसका नाम था। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना एक खुद का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आमतौर पे म्यूजियम ऑफ लिविंग हिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर कई सारे पुराने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या महिंद्रा की हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे कई सारे फैक्ट M&M से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ और फैक्ट लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी यानी कि मारुति के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो मारुति सुजुकी, जैसा कि नाम से तो लगता है लेकिन ये है नहीं सरकारी कंपनी। इसकी शुरुआत दरअसल सरकारी कंपनी के तौर पर हुई थी, बाद में इसका हिस्सा जो था वो इनकी विदेशी पार्टनर सुजुकी को बेच दिया गया था और आज ये पूरी तरह से एक विदेशी कंपनी के तौर पर कामकाज करती है। इस कंपनी के पहले एमडी जो थे वो संजय गांधी साहब थे। हालांकि वो इसकी जो ड्रीम कार थी उसको ड्राइव नहीं कर पाए, लेकिन वो पहले एमडी के तौर पे कंपनी के शुमार हुए थे। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो पहली मारुति गाड़ी जो थी वो डिलीवर की गई थी ग्रीन पार्क के एक रेजिडेंट को, जिनका नाम था हरपाल सिंह साहब, और उस गाड़ी की कीमत थी महज 47,500 रुपए के आसपास। यानी कि आज से ठीक 39 साल पहले जब ये पहली गाड़ी मारुति ने डिलीवर की थी तो महज 47,000 रुपए के आसपास की थी, और वो भी ग्रीन पार्क के एक सिटीजन साहब को, जिनको दी गई थी, और उन्होंने आखिरी तक उस गाड़ी को अपने पास होल्ड भी किया। तो मारुति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे कुछ और फैक्ट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी
पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज, इसका सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो है फेविकोल, दरअसल वो एक विदेशी प्रोडक्ट मोबिकोल के नाम पर इंस्पायर्ड है, जिसमें कोल का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो कमोडिटीज को स्ट्रांगली बॉन्ड जब किया जाता तो उसे कोल बोला जाता है, जिसके नाम पर इस कंपनी का प्रोडक्ट का नाम जो है वो इंस्पायर किया था। ये जर्मन प्रोडक्ट था मोबिकोल, उसके नाम पर इंस्पायर किया गया फेविकोल। इसके अलावा जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो शुरुआती कारोबार में बतौर लॉयर थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन किए, जिसमें कई सारे बिजनेस भी किए, और एक ऐसा समय था कि उन्होंने पियोन का भी काम किया, लेकिन वहां से अपने बिजनेस को इनिशिएट किया, शुरुआत किया, और धीरे धीरे हम सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा प्रोडक्ट क्रिएट किया है। शुरुआती दौर में जो ग्लूज थे वो एनिमल फैट से बनते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही पीडीलाइट की जो शुरुआत है वो आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। शुरुआत में साइकिल इंपोर्ट का काम तक जो कंपनी के ओनर हैं बलवंत साहब, उन्होंने किया था। उसके बाद पेपर डाइज और उसके अलावा कुछ और ऐसे प्रोडक्ट किए, लेकिन बाद में अपने भाई सुशील पारिक के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली जो कंपनी है उसकी शुरुआत की, जिसका नाम था पारिक। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी सिर्फ। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका फायदेमंद फंड्स में, और आज हम बातचीत कर रहे हैं पंकज टिब्रेवाल से, जो कोटक एएमसी के मिड कैप फंड के हेड हैं। और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय जब बाजार में बहुत उथल पुथल मची हुई है तो वो कहाँ पे कॉन्ट्रा बेट ले रहे हैं। पंकज जी, आपने रिसेंट मंथ में आईटी में थोड़ा अपना वेटेज बढ़ाया। वॉरेन बुफे भी ऐसा मानते हैं कि जब सारी दुनिया नफरत कर रही हो किसी स्टॉक सेक्टर से तो उधर पैसा लगा देना चाहिए। ये एक बहुत ही सही स्ट्रेटजी होती है ना। लेकिन इस स्ट्रेटजी के बीच में मेरा एक सवाल है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू वॉरेन बफेट और आपके लिए, कि इस वक्त भी लोग मानते हैं कि आईटी महंगा है स्टॉक है। प्री कोविड लेवल और आज में अभी भी करेक्शन उतना नहीं हुआ है जितना बहुत सस्ता लगे या एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट दिखे। अभी भी उन लोगों को लगता है कि आईटी थोड़ा वैल्यूएशन वाइज महंगा है, फिर भी आपने एंट्री लिया, क्यों? अगर आप देखें तो लास्ट पूरे साल हम इस सेक्टर पर काफी बड़ा अंडरवेट चला रहे थे, और यही एक रीजन था कि जो वैल्यूएशंस थे वो बहुत महंगे थे, और क्लियरली हमें लग रहा था अगर यूएस स्लोडाउन पर आएगा, ब्याज दर बढ़ेंगे, तो ये जो क्लियरली हमने न्यू एज स्टार्टअप्स में बबल देखा था लास्ट 4-5 साल का, वो कहीं ना कहीं बर्स्ट होगा, और एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट प्ले आउट हुआ। बट अब लग रहा है कि काफी हद तक करेक्शंस हो गए हैं। फाइनली बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, बट धीरे धीरे हमें लगता है कि इस सेक्टर को वेटेज धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, बिकॉज जब भी इस तरह के उछाल पतल होते हैं तो हर कंपनियां अपनी कॉस्ट को वापस कम करने की कोशिश करती है, और इसके कारण वो वापस ऑफशोरिंग की तरफ जाती हैं, इंडियन आईटी सर्विसेज को अपना प्रोजेक्ट्स देती हैं, और इन हाउस अपने खर्चे को कम करती है। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा आने वाले टाइम पर हो सकता है पॉजिटिव, और आज भी वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो गए, हो सकता है लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी भी थोड़े महंगे हैं। तो इस एक साथ अपने को इस सेक्टर में मतलब एक्सपोजर नहीं बढ़ाना है। धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलेगा इसमें हम अपने अंडरवेट को कवर करेंगे, और काफी सारी कंपनियां काफी करेक्ट अच्छी हो गई हैं, और ये फाइनली कैश फ्लो वाली बिजनेसेस हैं, सॉलिड कैश फ्लो पेमेंट करती हैं, डिविडेंड पेमेंट करती हैं, बाईबैक्स करती हैं कई सारी कंपनियां इस क्षेत्र में। इसलिए हमें लगता है धीरे धीरे हमें इस क्षेत्र में वेट बढ़ाना चाहिए। पंकज जी, फार्मा और हेल्थ केयर से थोड़ी नाराजगी है क्या? ये इसने तो बड़ा कमाई करके दी लोगों को कोविड टाइम में, अब आप उससे दूरी बना रहे हैं। नहीं, अगर आप देखें तो फार्मा में भी हमने हल्का हल्का वेट बढ़ाया है, और हमें ये लग रहा है कि 4 से 5 साल की टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन इस क्षेत्र में हो गई है। कई सारे कंपनीज वैल्यूएशन पर बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, लेकिन इस क्षेत्र को आप सिंगल ब्रश से पेंट नहीं कर सकते, बिकॉज हर कंपनी की डायनामिक्स अलग है, और हमारा रुझाव डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा कंपनीज के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि यूएस में जो चेंज हुई है लास्ट 5 साल में वो बहुत स्ट्रक्चरल चेंज है। वहां बायर्स मिलके 3-4 बायर्स खाली अब कंसोलिडेट कर गए हैं, और वो प्राइसिंग कंट्रोल कर रहे हैं और प्राइसिंग पावर कंट्रोल कर रहे हैं।
तो उसके कारण जो जितने भी इंडियन सप्लायर थे वहां पर प्राइसिंग प्रेशर देख पा रहे हैं, बिकॉज वहां बायर्स ही 3-4 बचे हैं और कंसोलिडेट हो गए हैं बड़े वाले। तो वहां स्ट्रक्चरल थोड़ा चेंज है, लेकिन कई सारी इंडिविजुअल बॉटम ऑफ फार्मा कंपनीज वैल्यूएशंस में काफी अट्रैक्टिव लग रही है, और जहां जहां भी हमें मौका मिल रहा है धीरे धीरे वहां वेट बढ़ा रहे हैं। कई स्टॉक वाकई बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे इस समय फार्मा के, या जिनको हम लोग प्लेटफॉर्म कंपनी भी कह सकते हैं, जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो सारे हैं। लेकिन उसके लिए मुझे लगता है फंड मैनेजर की बहुत ज़रूरत, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, इतने अलग अलग वैरायटी कंपनीज है कि उसको आपको सेल्फ चुनने में आप, मुझे लगता है कि ज़्यादातर गलती कर सकते हैं। इसलिए फार्मा में जाना तो फिर आप फंड के थ्रू ही जाइए। पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे अच्छा लगा कि आपने एक आध सेक्टर पे कॉन्ट्रैक्ट कॉल ली, और यही मिड कैप फंड मैनेजर की खूबी भी होती है कि आप थोड़ा और 4-6 महीने आगे देख के चलें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी। पोटेंशियल निवेशकों को ये बताने के लिए कि इस फंड में क्यों पैसे उनको लगाने चाहिए। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी एक और फंड और एक और फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।